नमस्कार, एपीएन न्यूज के खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुलसीदास की जन्मस्थली और अदम गोंडवी की जन्मस्थली गोंडा में। गोंडा की क्या समस्याएं हैं, गोंडा ने क्या खोया, क्या पाया, पिछली सरकार ने कितना काम किया और गोंडा के लोगों का कितना विकास हुआ, हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है। हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर गोंडा में कितना विकास हुआ। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि यहां पर स्वास्थ्य महकमा किस तरह से काम कर रहा है, सड़कों की स्थिति कैसी है और इसके साथ साथ रोजगार के कैसे अवसर यहां उपलब्ध हो रहे हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या स्वास्थ्य महकमा यहां पर बेहतर काम कर रहा है? स्वास्थ्य महकमा यहाँ पे तो बिल्कुल त्रस्त है। शासन सत्ता का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। जितने भी जैसे जो भी यहाँ पे आते हैं मरीज लोग, यहाँ की दवा अगर खा लेते हैं, पता नहीं क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेट दवा चल रही है। हमारे यहाँ जितने भी दवा के यहाँ पे खाए हैं वो मरीज मरीज हो गए हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरम सीमा पे बिल्कुल 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 उससे विश्वास हट चुका है। सभी हमारे जितने भी जनता है, जो हम लोग हैं, हम लोगों का विश्वास हट चुका है स्वास्थ्य विभाग से। नहरों का संजाल यहां पर बिछा हुआ है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के सरकार ने, हालांकि तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन सभी ने ये दावे किए कि किसानों का उत्थान होगा उनके शासनकाल में। नहरों का संजाल यहां पर बिछाया गया था, शिल्प सफाई की बात कही जा रही थी। क्या खेती किसानी आप लोगों की सही समय पर पूरी हुई? मौजूदा सरकार के द्वारा सिंचाई सुविधा निःशुल्क कर दी गई है। नहरों में गैप्स हैं, गैप्स पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कागज में गैप्स को पूरे बताए जा रहे हैं। नलकूपों की स्थिति भी खराब चल रही है मौजूदा समय में। संसाधन सीमित हैं, सीमित संसाधन के बावजूद भी अगर थोड़ा सरकार नलकूप के तरफ और नहरों के तरफ और ध्यान कर दे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। खेती किसानी में कितनी दिक्कत आप लोगों को आती है कि जब यहाँ पर विद्युत की बात की जाए तो लाइटों की व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल है, नहरों की सफाई व्यवस्थित हो गई कर दी गई है, इसके साथ में आप लोगों को उर्वरक, बीज, खाद सब कुछ मिल रहा है समय पे? समय पे किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। निश्चित तौर पर समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था के लिए मुकम्मल व्यवस्था तो करने की बात कही जाती है, लेकिन महज कागजों पर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो युवा हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक है? शिक्षा व्यवस्था को बीते समय में शिक्षा की सुविधाएं हैं निश्चित तौर पर बढ़ी हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। ये एक चिंता का विषय है। जो आगे युवाओं को जो वो अपने भविष्य में अपना जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, निश्चित ही उसमें पूरा करने में भटक जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि और जो व्यवस्था यहाँ पे चल रही है टोटल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। इस व्यवसायीकरण से जो स्तर है वो निरंतर साल दर साल गिरता जा रहा है। आदमी केवल कॉलेज खोल के पैसा कमाना चाह रहा है, ना उसमें क्वालिटी परक शिक्षा दे रहा है, ना क्वालिटी परक शिक्षक आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाले मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है, 25-30 साल में हमें क्वालिटी के शिक्षक यहाँ नहीं मिलेंगे। इवन ये हो जाएगा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है तो उसको अगर एक क्वेश्चन कहीं फंस रहा है तो क्वेश्चन बताने वाला नहीं मिलेगा, आंसर तो छोड़िए। निश्चित तौर पर गुणवत्ता परक शिक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा की बदहाली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा की व्यवस्था, सारी चीजें व्यवस्थित हैं? शिक्षा की जो व्यवस्था यहाँ पे है, ये अपना राजनीति वाले करने वाले लोग यहाँ पे शिक्षा का कार्य करते हैं और ये यहाँ पे एक प्रथा बन गई है कि आप वहाँ पे पैसा जो लड़के देते हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है। भ्रष्टाचार में जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, उनका अगर कहीं पे सेंटर जा रहा है तो उन बच्चों से वहाँ पे डिमांड की जा रही कि आप पैसा दीजिए तब आपके बच्चे यहाँ एग्जाम दे पाएंगे। 5,000 10,000 की वहाँ मांग की जाती है। पढ़े लिखे लड़के भी वहाँ पे उनका शोषण किया जाता है, पैसा नहीं दे पाते हैं, उनका वहाँ शोषण किया, उनको बाहर बैठा दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो बच्चे पैसा नहीं दे पाते हैं उनका कमरा भी अलग बना दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, उनके गार्जियन को परेशान किया जाता है। निश्चित तौर पर जनता जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर के परेशान है। हमारे साथ तमाम लोग और भी हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आप लोग युवा हैं, रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल है? बिल्कुल नहीं मुकम्मल है। यहाँ से जितना प्लान बाहर होता है शायद किसी जिले में होता हो। इस वजह से यहाँ एक दिक्कत तो रोजगार की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सड़कें नहीं हैं। यहाँ कोई चीज़ अगर आप करना चाहें, बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो जो युवा जन है यहाँ पे वो प्लान कर रहा है यहाँ से। शिक्षा की बात कही जा रही थी कि गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के यहाँ पर रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गोंडा महज 2 घंटे की दूरी पर है लखनऊ से, क्या सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं?
मैं आपकी बात से स्टार्ट करूं जहां से आपने स्टार्ट किया कि अदम गोंडवी और तुलसीदास जी के जन्म स्थान से स्टार्ट कर रहा हूं। गोंडा पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, इसका कुछ लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्थाएं और बेहतर हो। मुझे लगता है कि और उससे वर्स्ट हो गई। बलरामपुर अलग किया गया कि व्यवस्था और अच्छी हो, लेकिन जो भाई लोगों ने जितनी बात कही, ना एजुकेशन है, जो कहते हैं एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है नहीं। रोड का आप हाल देख ही रहे हैं। इन्होंने बता दी एजुकेशन की बात कही, इन्होंने एजुकेशन कहीं है नहीं, कुछ है। जो कहा आपने कि बाजारीकरण हो रहा है, बच्चों के अंदर जो था, जो पहले थे बच्चे, उस तरह के बच्चे आज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ लोड बढ़ता जा रहा है, उनका बस्ता भारी होता जा रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। रोड का नाम बिल्कुल नामो निशान नहीं है। बलरामपुर के पेशेंट गोंडा ना आके बहराइच और लखनऊ या फैजाबाद निकल जाते हैं, इधर नहीं आते, जो कि रोड नहीं है। हर एक तरह देखा जाए, लोग स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सिटी नहीं रह गई है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट इतना पुराना है, लेकिन आप व्यवस्था नाम पे बिल्कुल जीरो है, खत्म हो चुका गोंडा। ना कोई ध्यान दे रहा, ना कोई देने सोच रहा है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वोट बैंक के नाम पे वोट ले लो, राजनीतिकरण हो रहा है, जातिवाद हो रही, सब कुछ अपना कोई नहीं सोच रहा है। गोंडा के व्यापारी नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि होता क्या है, जब आपकी व्यवस्थाएं नहीं है तो लोग बाहर भाग रहे हैं। जैसे भाई ने हमारे कहा कि लोग बाहर भाग रहे हैं, तो अपना ही पैसा अपने शहर में नहीं आता, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा, तो डेवलपमेंट होगा कहां से? अल्टीमेटली ये चाहिए एक ऐसा मॉडल बने जहां से हमारा जो गोंडा रहे, क्योंकि मैं 16 साल से बाहर रहा, देखता रहा, सुनता, ट्रेनों में सुनता रहा, बहुत गाली सुनी गोंडा के लिए, बहुत से गोंडाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो त्रस्त आ गया। बहुत बड़ा ये होता, गाली के नाम पे गोंडा देखा जाता है कि चोर चक्के खाली बसते हैं। ये डेवलपमेंट है। 4 मंत्री हुए, उसके बावजूद भी यह हाल है कि गोंडा का डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है इस टाइम। निश्चित तौर पर जो तमाम विभूतियों को जन्म देने वाली गोंडा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जीना दूभर है। लेकिन उसके बावजूद तमाम लोगों से हम और बात करते हैं। आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि गोंडा में सारी विकास की चीजें जो हैं वो आपको मिलती हैं प्रॉपर तौर पे? जी बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ केवल नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आते हैं और खा के चले जाते हैं, केवल वोट मांगते हैं और कई सम्मेलन करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई मानक नहीं होता है, देखा नहीं जाता है। सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, जहां भी जाइए वहां सड़कें जर्जर मिल रही हैं। पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल लूटा जा रहा है, कोई शिक्षा हम लोग को व्यवस्थित बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और हम लोग ये कुछ सोचते भी हैं कि फ्यूचर में वो ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ केवल घूस चलता है कि ये जो पैसा ज़्यादा देगा उसका ही होगा। हम लोगों के लिए बिल्कुल पढ़ना बेकार है। गोंडा में जिस तरीके से देखा जाता है कि सरकार कोई सी भी बने, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर यहां से जरूर होता है, और एक नहीं तमाम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां की व्यवस्था अगर देखा जाए, अगर पहले की बात कही जाए, तो यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है, यानी प्रधानमंत्री इस जिले ने दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम कैबिनेट मंत्री यहां से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़कों की स्थिति जर्जर है। आपको क्या लगता है कि सड़कें यहाँ की ठीक हैं, चाहे वो गांव की सड़कों की बात कही जाए, लिंक्स रोड्स की बात की जाए? सड़कें तो यहाँ की बहुत जर्जर हैं, चूंकि लखनऊ मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे बसा गोंडा शहर, जिसमें आप पहुंचने के लिए 4-5 घंटे लग जाते हैं, जो कि हमें 2 घंटे में पहुंचना चाहिए। इससे काफी नुकसान होता है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, ये योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, ना कि जातिगत के आधार पे। जाति से कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता है। निश्चित तौर पर सड़कें बिल्कुल जर्जर हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि सड़कों की स्थिति आपको कैसी लगती है, कि सड़कें यहाँ पे दुरुस्त हैं? सड़कें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। प्लान बनते हैं, कागजों में बनते हैं, उसका लक्ष्य का निर्धारण होता है इतने समय, मान लीजिए अभी लक्ष्य का निर्धारण हो रहा है कि महीने भर के अंदर बन जाए। होता क्या है कि अब उनका जो माना जाता है कमीशन की सेटिंग गेटिंग नहीं हुई, लेन देन नहीं हुआ, तो वो फिर लटका रह जाता है। आदमी परेशान होता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं, उसके बाद मीटर भर सड़क बनती है, फिर रह जाती है। कहावत गोंडा के बारे में यह कहा जाता है कि सड़कों की स्थिति ऐसी है कि यहां पर अगर चलिए तो आप पेशेंट हो जाएंगे, यानी टीबी आपको हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट यहां पर उड़ती है। आप यहां पर हैं, आपको क्या लगता है सड़कें व्यवस्थित हैं, ठीक हैं? सड़कें तो हैं, लेकिन जब परसेंटेज लेके काम दिया जाएगा, कोई 10% लेता है, कोई 7% लेता है, कोई 6% लेता है, तो सड़कें कहां सच्ची बनेंगी? आप क्या कहना चाह रहे थे? सब उन्हीं की एजेंसियां हैं, बाहर की एजेंसी लाते हैं, यहाँ काम कराते हैं, मानक पर काम नहीं होता है, कमीशन खोरी है, अधिकारी भी मिले हैं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो भ्रष्टाचार से त्रस्त होती हुई नजर आ रही है कि यहां पर तमाम दावे तो किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया जाता है। सड़कों की स्थिति, आप यहाँ के रहवासी हैं, रहने वाले हैं, शुरू से गोंडा को देख रहे हैं, कितना विकास हुआ, कितनी बेहतर हुई सड़कें? यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ के तथाकथित जो नेतागण हैं, किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। एक सड़क कुछ दिन पहले 2005-06 की बात है, कटरा शिवदयालगंज से लेकर के बहराइच तक की सड़क
और माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रयास से, जो उस समय भूतल परिवहन मंत्री थे, उनके प्रयास से एक सड़क बनी हुई है। बाकी यहाँ पर कोई भी सड़क चलने लायक नहीं, यहाँ पर गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। निश्चित तौर पर यहां पर अगर अब बात किया जाए स्वास्थ्य महकमे की, क्योंकि जिला अगर स्वस्थ होता है तो जिले का विकास होता है, यहां पे अगर बात करें तो स्वास्थ्य महकमा कितना बेहतर काम कर रहा है उसकी हम जानकारी लेना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहां पर आप लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, दवा की अवेलेबिलिटी रहती है क्या? नहीं, दवा की अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन सारी दवाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। डॉक्टर नीचे से फीस लेते हैं, मतलब ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी रहते हैं, लेकिन डेस्क के नीचे से या उनके कुछ दलाल फीस लेते रहते हैं। और दवाइयाँ भी उस रूप में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं लोगों को। जो अच्छी दवाइयाँ हैं वो ना जाने कहाँ चली जाती हैं, उसका कुछ पता ही नहीं चलता। रही बात सड़क की, तो सड़क की स्थिति ये है कि सड़क बनती है, 6 महीने में उजड़ जाती है। आधी सड़क बनती है, आधी बनती ही नहीं। और मतलब कमीशन पे काम होता है, तो कमीशन पे काम होगा तो उसमें मटेरियल में कमी होगी, ठेकेदार कहाँ से लाएगा, तो सड़क भी नहीं हो पाती है। रही बात सिंचाई की, किसानों की, तो हर एक मतलब अभी पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। हर किसान के खेत तक अगर वो बिजली से सिंचाई करना चाहे तो उपलब्ध नहीं हो पाती। क्यों चाचा? और उर्वरक की बात रही, मतलब पूरी तरीके से गोंडा की जनता, जितने भी, चाहे जितने बड़े बड़े सांसदों को दिया हो, चाहे कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हों, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री रहे हों, लेकिन जनता हमेशा ठगी की ठगी महसूस की है और इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार ने दावा किया था कि जो गांव हैं वहां 16 से 18 घंटे विद्युत दी जाएगी। इसके अलावा शहरों को, यानी मुख्यालय जो हैं, वहां पर 22 से 24 घंटे बिजली मुहैया होगी। बिजली की स्थिति क्या है? क्या व्यवस्थित है बिजली यहाँ पे? बिजली की स्थिति ये है कि आप चले जाइए गोंडा में 60% गाँव में अभी भी विद्युतीकरण होना बाकी है। गोंडा में अभी भी विद्युतीकरण का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? दिन भर में 5 काम, 6 काम, 7 काम इस तरीके से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से व्याप्त है। गाँव में बेरोजगारी फैली हुई है। यहाँ के युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के जगह पे यहाँ के युवाओं को नशे की तरफ प्रेरित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर तमाम समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। बिजली व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। बिजली आपको प्रॉपर मुहैया हो रही है यहाँ पे? आती रहती है, जाती रहती है, प्रॉपर तो नहीं मिलती है। ये तो खाली 16 घंटे जो बता रहे हैं वो तो खाली एक लिखित में होगा। और हाँ, जो लो वोल्टेज रहता है हर जगह जगह पे, बिना स्टेबलाइजर लगाए कोई भी आपके उपकरण, यहाँ तक लाइट नहीं जल रही है। लाइट की ये पोजीशन है कि जैसे दिया जलता है लो वोल्टेज की वजह से, वही ये सिटी की प्रॉब्लम है। आप युवा हैं, आप पढ़ते लिखते होंगे, आपको क्या लगता है बिजली आपको इतनी प्रॉपर मिलती है कि आप उसमें शिक्षा व्यवस्था अपने मुकम्मल तौर पर चला लेते हैं? हाँ, मिलती है बिजली, लेकिन वोल्टेज बहुत कम रहता है। बिजली जो मिलती है, वोल्टेज जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर यहां तक देखा जाए गोंडा में, तो गोंडा में विकास के दावे जिस तरीके से किए जा रहे थे, विकास के वादे जिस तरीके से किए जा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, रोजगार परक शिक्षा के लिए आपको कहीं ना कहीं बिजली की आवश्यकता दरकार महसूस होती होगी। क्या लगता है कि यहाँ पर विद्युत व्यवस्था, विद्युत प्रणाली, सारी चीजें ठीक है? विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है। विद्युत अब रहती है उस जैसे पहले रहती थी पिछले सरकार में, जिस तरीके से चीजें थी उससे कहीं ना कहीं सुधरी हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं सुधरी हैं जिस तरीके से आज की जरूरत है, जैसी जनता अपेक्षा करती है। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाए तो नकल प्रणाली यहाँ पे पूरी तरीके से हावी है। प्राइमरी से लेके, मतलब इंटर कॉलेज से लेके और उच्च शिक्षा तक यहाँ पे बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से नकल व्याप्त है। महाविद्यालयों में भी एकमात्र शासकीय विद्यालय आपके बगल में है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय। वहाँ पे जो वर्तमान सरकार है, इसका प्रथम बिंदु में छात्र संघ चुनाव को लेकर था। इनके मैनिफेस्टो में एक बार चुनाव कराया गया, उसके बाद आज तक तब से चुनाव भी नहीं कराया गया। यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के नेताओं के चक्कर में चुनाव आज तक रुका हुआ है। और अगर उनसे पूछिए तो वो ये बताते हैं कि आप कुलपति से कहिए, आप ऊपर से शासन से आदेश लेके आइए। निश्चित तौर पर युवाओं की बात करें, अगर बुजुर्गों की बात करें या फिर किसानों की बात करें, सभी के साथ समस्याएं गोंडा के भीतर मुंह बाय जस की तस खड़ी हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।
हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा में। गोंडा में हम लोगों से राय शुमारी कर रहे हैं कि आखिर यहां पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और तमाम दावे और वादे उनके नेता तो करते हैं, लेकिन वो कितना पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है कि गोंडा कितना विकसित हुआ है? गोंडा में पार्कों की स्थिति कितनी विकसित हुई है? क्योंकि जब परिवार को लेकर आप लोग निकलते होंगे तो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं आप लोग? निश्चित रूप से आपने अच्छा विषय उठाया कि यहाँ पार्कों की स्थिति क्या है। मुझे ध्यान है, जब से मैंने बचपन से देखा है, यहाँ एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐतिहासिक पार्क है गांधी पार्क, जो जस्ट बगल में जहाँ हम लोग खड़े हैं से थोड़ी 200 मीटर दूरी पर है। इटालियन संगमरमर की 9.5 फीट की मूर्ति पूरे एशिया महाद्वीप पे शायद नहीं होगी, मुझे ध्यान में है कि शायद पूरे विश्व में नहीं होगी, लेकिन वह उपेक्षा का शिकार है। वहाँ शाम को जो जैसे आप नशेबाजों के लिए वो अड्डा बनता जा रहा है, उसमें भी कोई पारिवारिक, अगर परिवार लेके आप बैठ जाइए तो वहाँ हुटिंग करने वालों के, लफंगों के वहाँ एरियाज विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। दूसरी एक विषय मित्रों ने उठाया कि यहाँ बस स्टॉप जो है, यहाँ भी 2-4 साल पहले तक वो बस स्टॉप पता ही नहीं था कि बस स्टॉप है कि नहीं। तत्कालीन डीएम राम बहादुर के प्रयास से वो खाली कराया गया और बनाया गया। उसके साथ ही वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बसों के लिए हमको मिला था एसी बसें, वो अभी यहाँ चल रही थी, सड़क खराब होने के नाते उसको बहराइच ट्रांसफर कर दिया गया। तो खास करके सारी समस्याएं हैं। कोई परिवार ले जा करके हम अच्छे स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, कोई ऐतिहासिक पार्क यहाँ नहीं है और वहाँ उनमें सुविधाओं का न्यूनता है। दावा था कि सरकार ने यह दावा किया हुआ था कि पिज्जा से पहले पुलिस पहुंचेगी, तमाम अपराध, तमाम जो लगाम उन पे लगाने की बात कही जा रही थी, वो क्या गोंडा में पूरा है? पिज्जा से पहले पुलिस पहुंच रही है आप तक? 3 तारीख को भी 100 नंबर की बहुत बात हुई। 3 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कम से कम 40 बार फोन मिलाया होगा, उसके किसी ने 100 नंबर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर कोतवाली में आया, मैंने बताया मेरी गाड़ी लड़ गई है, वहाँ खड़ी है, तो बोले मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी खड़ी इस वजह से लड़के खड़ी है, मैं छोड़ के आया, सुबह देखूंगा। बोले चोरी हो गई तो हमने कहा कम से कम जो अपाचे टहलते उन्हीं पेट्रोलिंग करवा दीजिएगा। तो हमने विनती करता हूँ, गाड़ी खड़ी है, बोले कोई चुरा ले गया। तो हमने कहा अब आप लोग ने बचा दिया तो बची रहेगी। तो उन लोगों की बात रही बात इस सरकार बात भैया ने बात की रोडवेज वाली, रोडवेज नहीं गली है वो छोटी सी। गोंडा इतना बड़ा मुख्यालय जितने जिलों को कनेक्ट करता है, एक गली है वो। एसी बसें चली, वो वापस ले ली गई, बहराइच चली गई। आप यहाँ देखिए, बात पार्क की बात कही, आपका कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप घर के से कहीं बाहर नहीं, किस जगह लेके जाओगे? अगर वो घर से कितनी देर बात करेगा आपसे? कहीं टहलाना चाहो, कहाँ लेके जाओ, किसके सर में बैठा दो उसको? कहीं कुछ है गोंडा में? बताइए, गोंडा में कोई ऐसी चीज हो, बहुत वादे है, बहुत मंत्री है, लेकिन तकलीफ इसी बात की, गोंडा में कहाँ किसको टहलाया जाए? अपने अगर कोई रिश्तेदार आता है, बाहर से आता है, कोई दूर से आया, तो कहाँ कब तक उससे बात करते रहोगे? कहीं कुछ लेके जाओ, कहीं टहला दो, कुछ दिखा दो, घुमा दो, कुछ है ही नहीं गोंडा में। गोंडा में आपको क्या लगता है, पुलिस की व्यवस्था मुकम्मल है? पुलिस की कोई व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। अगर कोई घटना हो जाती है तो पुलिस को जब तक ये संभावना नहीं दिखती है कि वहां पहुंचने के ऊपर कुछ उपकृत होने की हमको संभावना है, तब तक पुलिस नहीं पहुंचती है वहां पे। और जैसे जहां तक डायल 100 की बात है, डायल 100 एक चुनावी शगुफा है और इसे कोई हासिल नहीं होना है, प्रदेश की जनता को इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसे पहले थी वैसे आज भी है। शिक्षा, स्वाभिमान और सुरक्षा, तीनों को लेकर के अगर बात करें तो दावे तमाम किए गए सरकार की ओर से, वायदे तमाम किए गए सरकार की ओर से, लेकिन पटल पर कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन यहां पर आप लोगों के लिए मुस्तैद रहता है, सही समय पर आता है? मौजूदा समय में कुछ सक्रियता बढ़ी है पुलिस की। हमने तो देखा है कि सीओ सिटी जो है साइकिल चलाते हुए 2-3 दिन मिले हैं मुझको। भले वो एक जो भी हो, लेकिन साइकिल चलाते हुए मिले हैं बहराइच रोड पर। आपको क्या लगता है कि पुलिस व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? पुलिस व्यवस्था ठीक है, पर यहाँ के जो बाहुबली लोग हैं वो पुलिस को अपना काम करने नहीं देती है। पुलिस करना भी चाहती है तो नहीं कर पाती है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। तो पता चला कि मैं एक वरिष्ठ पद पे हूँ या वरिष्ठ स्थान पे हूँ, तो मैं पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाता हूँ कि पुलिस अपना काम नहीं करेगी, वो धरना प्रदर्शन करेगी, वो अधिकारी हट जाए तो दूसरा अधिकारी उस कुर्सी पे आएगा तो काम ही नहीं करने पाएगा। वो सोचेगा कि उनको हटा दिया गया तो मैं भी हट जाऊंगा, तो वो सोचता कि हो गया तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं किया जाएगा। एक अहम सवाल कि अब गोंडा क्या सोच करके अगला वोट करेगा, सरकार कैसी चुनेगा? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके आधार क्या क्या होंगे, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और किन आधार पे वोट करेंगे? हम लोगों को जैसे बिजली की व्यवस्था हो गई, बिजली दे दीजिए। सड़क सबसे ज्यादा हमारे गोंडा जनपद में सड़क की पोजीशन बहुत खराब है कहीं, और सबसे ज्यादा जाम। जैसे अभी देख लिया जाए तो जैसे जो पहले अधिकारी हमारे जो आए थे यहाँ पे, डीएम साहब भी थे, हमारे एसपी साहब थे, जो अब स्टैंड कर दिए थे बाहर। अब स्टैंड फिर से धीरे धीरे स्टैंड वहीं पे बस अड्डा के बगल कर लिए हैं। सारे
सारे हर जगह पे अतिक्रमण हो गया है, हर जगह पे बिल्कुल भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है और कहीं भी ईमानदार अधिकारी नहीं है। अभी आपको जाना हो या महिला अस्पताल जाना हो, कहीं भी आप डिलीवरी के अगर महिला को ले जा रहे हैं तो रास्ते में जाम में आप रहेंगे, आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपका आधार क्या होगा, किस आधार पे वोट करेंगे? हम सिर्फ एक आधार पे वोट करेंगे, बहुत पुराना आधार है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। एक अहम सवाल इस समय सबके जहन में चल रहा है कि नोटबंदी का कितना असर देश पर पड़ेगा। गोंडा की जनता से हम जानना चाहेंगे कि आखिर नोटबंदी कितनी जायज है या आप लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन के आई है? नोटबंदी निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथौड़ा प्रधानमंत्री जी ने मारा है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी दिखाई गई है, तैयारी का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि इसमें जनता जो शायद उनको इतनी अंदाजा नहीं रहा होगा कितनी तकलीफ होगी। जनता ज़्यादा सफ़र कर रही है और आज की तारीख में आप बैंकों के बाहर चले जाइए, कोई सूटेड बूटेड आदमी आपको लाइन में लगा नहीं दिखाई देगा। गरीब और ये जो मजदूर हैं वो लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके लिए आप नोटबंदी ने आपने की है वो लाइन में लगा हुआ है, वो आदमी रोजगार अपना नहीं कर पा रहा है, मजदूर अपना काम नहीं कर पा रहा है, पैसे लेने दिन 2-3 दिन लाइन में लगता है, 4 दिन लगता है, पैसे नहीं मिलते हैं। दूसरा अहम बात यह है कि बैंकों पर भी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, बैंक वाले भी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप नोटों की पूरी करेंसी नहीं भेज पा रहे हैं कि लोगों का कैश उपलब्ध हो सके, और बैंक से वो फ्लो कैश को नहीं हो पा रहा है। आप 24,000 की सीमा निर्धारित की है आपने सप्ताह में, आप अगर हमें सब एक सप्ताह में एक दिन में हमें 24,000 मिल जाए, मैं एक हफ्ते नहीं आऊँगा। पता लगा मुझे 24,000 लेने गया, मुझे मिला 2,000, मैं कल फिर लाइन में खड़ा हूँ, सारा काम छोड़ के मैं पैसा लेने लाइन में खड़ा हूँ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को जरूर सामना करना पड़ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है नोटबंदी का असर आपके ऊपर पड़ा है या फिर गोंडा की जनता के ऊपर पड़ा है? निश्चित तौर पे सारे लोगों के ऊपर नोटबंदी का असर है। मूल रूप से जो व्यवस्थाएं नोटबंदी तो अच्छी चीज है, मोदी जी ने जो किया है अच्छा किया है, लेकिन नोटबंदी में दिक्कतें ये आ रही हैं कि लोगों को कई बार बैंकों में जाना पड़ रहा है, बाहरी संख्या में वहाँ करेंसियां नहीं है, 1,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 2,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर जो लिमिट बनाई गई है उतने पैसे अगर मिल जाए तो कोई दिक्कतें नहीं। केंद्र सरकार का दावा है कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर देश बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नोटबंदी का असर है, कैशलेस सेक्टर की ओर बढ़ने की बात कही जा रही है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि आपको दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं, दिक्कत अभी एज इट इज नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ चीजें यूज कर रहा था, इसलिए उतनी दिक्कत नहीं, इतनी लोग जो लोग नहीं अवेयर थे। लेकिन मैं एक चीज बात कहना चाहूंगा, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, कब तक हम दुहाई देते रहेंगे कि वो कर नहीं पाएगा, वो कर। हम बाहर जाते हैं, हम बाहर थूकते नहीं है, हम बाहर कहते हैं वो मोबाइल यूज करता है, वो ऐसा करता है, हम उनको कब तक नहीं सिखाएंगे? मेरा पास यही है कि कब तक उनको सिखाएंगे नहीं। और दूसरी बात है, हम बाहर जाते हैं ना, तो अगर अंग्रेजी नहीं भी आती तभी हम वाटर करते हैं ना, इशारा करते हैं ना, क्योंकि पता है कि इसके अलावा काम नहीं चलेगा। आज ये कैशलेस इकोनॉमी कर रहे हैं, अगर थोपा भी जाएगा ना तो लोग सीखने के लिए मजबूर होंगे। जैसे कुछ साल पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर में आया था कि जो बहुत पुराने थे उनको कंप्यूटर सिखाया जाए, लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन लोग सीख के आए, क्योंकि नौकरी करनी, तनख्वाह लेनी थी। सेम चीज यहाँ पे आ रही, दिक्कतें हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना कोई मना कर सकता, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी करता हूँ अगर देश हित की बात हो रही है तो होगा। यहाँ बात आती है, जो आपने नोटबंदी आ रही, दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि लोगों की नीयत नहीं है। 8 तारीख को सोनार ने लूटा, बदल के 60,000 रुपए के, फिर बैंक मैनेजर ने, जिसको जहां मौका मिला उसने किया। जो बात लोग टीवी चैनल पे कहते भी रहे हैं कि सिर्फ वही आज ईमानदार है, इसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा, तो ये बात निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का मिला जुला असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि नोटबंदी का असर तो पड़ा है, लेकिन तमाम लोग इस नोटबंदी के फैसले से संतुष्ट भी हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के हैं, आपको क्या लगता है कि नोटबंदी का असर आपके ऊपर पड़ा? हाँ, कुछ तो जनजीवन में पड़ा, लेकिन ये इतना बढ़िया हमको लगा कि हमारे जो चीज़ें हम लोगों को बहुत झेलनी पड़ती थी वो अब सही हो गई हैं। कुछ हम लोगों के सेक्टर में कुछ ब्लैकिंग वगैरह थी, वो सब बंद हो गया है, तो हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। और कैशलेस सोसाइटी जो सरकार कह रही है उसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, ये हमारे लिए और बेनिफिट आ रहा है। आपको क्या लगता है कि किसानी में आपकी किसानी पिछड़ी इस नोटबंदी के चक्कर में? नहीं, असल में जो कैशलेस सुविधा जो मिल रही दुकानों पे, इसलिए अब वो असर नहीं है। यानी सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जगहों पर तमाम जो रिपोर्ट्स आए उसमें नोटबंदी का असर साफ तौर पर जाहिर होता रहा कि कई जगहों पर शादियां टूटी, कई लोगों के घर में मातम पसरा। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ तमाम युवा भी जुड़े हुए हैं।
नोटबंदी कहीं ना कहीं आप लोगों को शिक्षा व्यवस्था से विमुख करके कतारों में खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये सही है, जायज है फैसला? नहीं, फैसला तो जायज है। जो लोग काफी मतलब स्टॉक में रखे थे पैसा उनके लिए, लेकिन एक जैसे मीडिया में देखने को मिलता है चैनलों पे कि अभी लोगों के पैसे निकल के सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये है, ये नोटबंदी जब की गई तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई इस तरीके की कि क्या नाम है, नोट इतनी बड़ी मात्रा में कैसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आदमी 2-2 हजार रुपए के लिए, 1-1 हजार रुपए के लिए कतारों में खड़ा रहता है और उसके बाद किसी के पास 2-2 लाख रुपए के, 2-2 करोड़ रुपए के गुलाबी नोट अभी इतनी जल्दी 8 तारीख को 1 महीने के अंदर इतने स्टॉक में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था में कमी रह गई। कैशलेस व्यवस्था की जहां तक बात है, कैशलेस व्यवस्था को जो युवा वर्ग है वो तो अपना रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनके पास अभी एटीएम नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी खाता नहीं खुला है, जनधन के बावजूद भी उनका खाता नहीं खुला। ऐसे लोगों के सामने ये समस्याएं आ रही हैं। जो छोटे छोटे परचून। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी का फैसला जायज रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का? नोटबंदी का फैसला बहुत ही अच्छा रहा। मोदी जी को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। आप लोग के ही चैनल पे दिखाए जाते हैं कि जो बड़े रसूखदार हैं उनके यहाँ आए दिन नए नोट, पुराने नोट दोनों पकड़े जा रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं वो बैंक स्टाफ जो है वो लोगों के साथ बहुत बदतमीजी करता है। अगर वो सपोर्ट करे, जिनको पैसा देना है उनको नहीं दे रहा है, जिनके फोन आ जाते हैं उनके पैसे उनके घर पहुंच जाते हैं, पुराने नोट वहां जमा हो जाते हैं। नोटबंदी का असर निश्चित तौर पर लोगों के ऊपर पड़ तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा में जो बुनियादी ढांचा है वो कहीं ना कहीं यहां पर विध्वंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोंडा तमाम उन नामचीन हस्तियों के लिए जाना जाता है जो कहीं ना कहीं देश के फलक पर, यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना स्थान काबिज किए हुए हैं, गोंडा का नाम काबिज किए हुए हैं, देश का नाम काबिज किए हुए हैं। लेकिन गोंडा में बुनियादी ढांचे की मजबूती की अभी भी सबसे ज्यादा दरकार है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।